Hello students, in the previous video we had looked at something called as substitution reaction and elimination reaction. हम लोगों ने जो है बस इंट्रोडक्शन किया था इन दोनों रिएक्शंस का. ओके नाउ आज के लेक्चर में इन दोनों रिएक्शंस को समझने के लिए और इन दोनों रिएक्शंस की निटी-ग्रिटीज और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. So what we are going to do is in this video we'll try to cover और we'll try to understand what is optical activity. ना वैसे देखने जाओ ना ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, ओके बट आपके लेवल पे उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम योर 12th CET और नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन 3 एग्जाम्स के लिए मतलब जो जो चीजें नेसेसरी है वो चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जेई एडवांस्ड एग्जाम के लिए और डेप्थ में जाना होता है बट यहाँ पे हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे. ओके सो विल फोकस ऑन द थिंग्स which are important from your CET, JEE Main and NEET point of view. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं something called as unpolarized light से. So now when I say light, light is nothing but electromagnetic wave, right? Light को हम लोग कहते हैं it is electromagnetic wave, EM wave. Now हर एक EM wave, when we talk of EM wave, when we talk of electromagnetic wave, every electromagnetic wave consists of 2 fields. One is your electric field vector and second one is your magnetic field vector. ठीक है, electric field vector and magnetic field vector. Electric field vector is represented by E, magnetic field vector is represented by B. Now ये जो electric field and magnetic field vector है या electric field है, ये इसकी जो वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट नहीं होती, कंटिन्यूसली ऐसी ऑसिलेट करती रहती है. सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट से हम लोग मान लो किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कंटिन्यूसली चेंज. सो कभी ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी, फिर वापस इंक्रीज होती जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वापस कम होगी, देन वापस बढ़ती जाएगी. सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इट विल वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिस वे. ओके, इट विल डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज. अच्छा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इवन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट. इवन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वेरीज दिस वे. साइन वेव की तरह ये वेरी करती है. नाउ इट इज found that and it can be proved that ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है. सो व्हाट इट मीन्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिस भी प्लेन में ऑसिलेट करता है, सी यहां पे ये जो कर्व है इसका मतलब ये ऑसिलेट कर रही है ना. आप लोगों ने ऐसी जो कर्व है ये SHM में पढ़ी हुई है, करेक्ट? सो we can say that electric field vector is oscillating. अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये जो प्लेन है, अब ये जो व्हाइट पेपर है दैट इज अ प्लेन. ओके, अगर जो मैं व्हाइट पेपर को ऐसे उठा देता हूं तो ये अब दूसरा प्लेन हो जाएगा. व्हाइट पेपर को मैं ऐसा वर्टिकल कर देता हूं तो ये एक नया प्लेन हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे इन्फानाइट प्लेन्स पॉसिबल है. तो उन इन्फानाइट प्लेन्स में से मैं ये एक प्लेन कंसिडर करता हूं एंड इस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऑसिलेट कर रहा है. ओके, now it is found that electric field and magnetic field are always perpendicular to each other. So मान लो electric field is along x direction, then magnetic field will be perpendicular to it. So it could be along y direction or along z direction. So if I assume magnetic field is along y direction, then light जो travel करती है, light, the direction of the travel of the light, इसको हम लोग कहते हैं direction of propagation. So direction of propagation, it is perpendicular to both electric field and magnetic field. So if electric field is along x direction, magnetic field is along y direction, then direction of propagation will be along z axis or z direction. So ये तीनों चीजें जो होती है, so when we talk of light or when we talk of any electromagnetic wave, basically we are always talking about 3 things. We are talking about electric field vector, we are talking about magnetic field vector
and then we are also talking about the direction of propagation of wave. वेव एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में जा रही है, या लाइट एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में जा रही है. ओके, नाउ ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होता. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जो है वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है. ओके, नाउ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग अगर जो केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग पोलराइजेशन की अब बात करना स्टार्ट करता है. ओके, सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अनपोलराइज्ड लाइट. नाउ यहां पे मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस प्लेन में ऑसिलेट कर रही है. ओके, बट अगर जो आपके पास मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से जो लाइट है वो बस इसी डायरेक्शन में जाएगी या इसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं है ना. इस प्लेन में तो जाएगी, बट लाइट यहां से बाहर भी निकल सकती है, ऊपर भी आ सकती है, लाइट ये डायरेक्शन में भी जा सकती है, लाइट ये डायरेक्शन में भी जा सकती है. तो बेसिकली इफ आई टॉक ऑफ लाइट, आई विल नाउ ओनली फोकस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकता हूं, बट मैं ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो कौन कौन से प्लेन्स में ऑसिलेट करेगा. एक तो ये व्हाइट प्लेन जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ये ऑसिलेट करेगा. बट ये एक ही प्लेन नहीं है ना, लाइट तो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती रहती है, एंड सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती रहती है. तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो सारे पॉसिबल प्लेन्स में ऑसिलेट करेगा. सो मान लो दूसरा प्लेन ऐसा कुछ है, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में देता हूं, तो इस वर्टिकल प्लेन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करेगा. मान लो तीसरा प्लेन जो है मैं थोड़ा ऐसे स्लांट एंगल पे देता हूं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता जाएगा. सो व्हाट आई से इज कि यहां से जो लाइट निकलती है किसी भी सोर्स ऑफ, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, एंड यहां से जो लाइट निकलती है, दैट लाइट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स in all possible planes. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये सारे प्लेन्स में ये ऑसिलेट करता रहता है. सो बेसिकली व्हेन यू टॉक ऑफ लाइट, लाइट इज नथिंग बट इन दिस केस कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी प्लेन्स. अब ये आप बहुत सारे प्लेन्स कैसे दिखा सकते हो. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो इट दिस वे, बट मैं इमेजिन करो कि एक मेरा ये एक हाथ है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रिप्रेजेंट करता है. ये जो दूसरा हाथ है ये दूसरा वर्टिकल प्लेन रिप्रेजेंट करता है ना. मान लो मेरे इन्फिनाइट हाथ होते तो मैं एक हाथ को ऐसे रखता, दूसरे हाथ को ऐसे रखता, अलग अलग एंगल्स पे ऐसे मैं रखता जाता. ओके, तो ऐसे ये बहुत सारे प्लेन्स हो गए, राइट. अभी मैंने बस 2 ही प्लेन्स आपको दिखाए. ओके, सो बेसिकली जो ये लाइट है अभी इन सारे प्लेन्स में, इवन दो आई हैव जस्ट शोन यू 2 प्लेन्स, बट ये जो लाइट है ये सारे पॉसिबल प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही है. ऐसे लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट. यू कॉल दिस एज अनपोलराइज्ड लाइट. ओके, नाउ इमेजिन करो कि ये जो ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट मैं एक स्लिट से पास करवाता हूं, पोलराइजर से पास करवाता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोलराइजर. मान लो इमेजिन करो एक ऐसी स्लिट है. ओके, ऐसा गैप है. ओके, ना ये जो ऐसा गैप है, इस गैप के अंदर अब क्या होगा. मान लो ये एक ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा प्लेन है. ओके, इमेजिन करो ये वर्टिकल गैप है. वर्टिकल गैप है मतलब लेट मी शो इट टू यू दिस वे. लेट्स से ओके, इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने 2 बुक्स के को यूज करके गैप क्रिएट किए. यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ गैप ओवर हियर. ओके, ना मैं वापस 2 प्लेन्स कंसिडर कर रहा हूँ. वन विच इज शोन दिस वे, मैंने मेरा हैंड हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है. दूसरा प्लेन जो है वो ऐसा वर्टिकल है. अब मान लो कि ये ऐसे 2 प्लेन्स मैं ये गैप के पास लेके जाता हूँ, तो क्या होगा कि कौन सा हाथ पास हो पाएगा एंड कौन सा हाथ रुक जाएगा. व्हाट वुड हैपन when I do it this way, you will realize that ये वाला जो मेरा हैंड है, हॉरिजॉन्टल हैंड, ये अटक गया यहाँ पे. बट ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये ऐसा वर्टिकल प्लेन निकल गया ना आगे.
तो अब जो लाइट यहां से इसमें से पास होगी वो बस एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही होगी, ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है उसी में ही ऑसिलेट कर रही होगी, क्योंकि बाकी सारे प्लेन्स, मान लो आपको ये एक ऐसा प्लेन लो, ऐसे प्लेन को पास कराओ तो भी वो अटक जाएगा, आप कोई प्लेन ऐसा लो, इसको ऐसे पास कराओ वो भी अटक जाएगा, बस एक ही प्लेन पास होगा जो परफेक्टली वर्टिकल है, दैट विल पास थ्रू दिस। ओके, तो वंस यू क्रिएट, ये ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पोलराइजर, एंड पोलराइजर से जो लाइट निकलती है वो अब सारे प्लेन्स में ऑसिलेट नहीं करती, दैट लाइट ओनली ऑसिलेट्स इन वन सिंगल प्लेन। सो ऐसे लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सो नॉर्मली लाइट जो है वो सारे प्लेन्स में ऑसिलेट करती रहती है, बट जब आप ऐसे लाइट को पोलराइजर से पास करवाते हो तो बाकी सारे प्लेन्स अटक जाता है, बस ये एक ही प्लेन पास हो पाता है। सो जो आपकी लाइट है वो अब एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इसी प्लेन में बस वो ऑसिलेट कर रही है, तो ऐसे लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आई जस्ट रिमूव दिस। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, इट इज डिफाइंड एज light, it only oscillates in a single plane. Electric field vector oscillates in single plane. So you have to understand this. When I say it oscillates in a single plane, इसका मतलब ये नहीं it oscillates in the single direction. ये white page भी एक plane है ना, and electric field vector जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, इस प्लेन के अंदर वो किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सो अब से पूरा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हेनेवर आई से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो आपको बस ये वाला एक प्लेन कंसिडर करना है। ओके, एंड इस प्लेन के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, now this is called as plane polarized light. Now it is found that some compounds, plane polarized light को ना normally ऐसे दिखाया जाता है, this is how it shows that ये लाइट जो है वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। ओके, नाउ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होता है कि अगर जो आप ये लाइट, अगर जो ये जो लाइट है, दिस इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, आप अगर जो ऐसे कंपाउंड से पास करवाते हो तो इसका ये जो प्लेन था, ये प्लेन ऐसे रोटेट होता है, इट रोटेट्स। सो ये प्लेन रोटेट होता है। ओके, सो आई राइट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स। ओके, नाउ जो कंपाउंड्स ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, नाउ ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ये प्लेन को राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है, ये राइट हैंड साइड पे रोटेट करेंगे तो इनको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड जो कंपाउंड्स इस प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करता है उनको कहा जाता है लीवो रोटेटरी। सो स्मॉल d एंड स्मॉल l, इसको कई बार प्लस लिखा जाता है एंड इनको लिखा जाता है माइनस। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कौन से कंपाउंड्स ये ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब इज देयर अ वे कि मान लो किसी कंपाउंड को देख के या उसका स्ट्रक्चर देख के क्या आप गेस कर सकते हो क्या कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? तो हाँ, देयर इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग इट। ओके, इट वाज फाउंड दैट आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च दैट compounds
we are now talking about organic compounds. Okay, compounds which have chiral carbon. Now what do you mean by chiral carbon? It is basically a carbon atom which is attached to 4 different groups, 2 3 4, A B C D. So ऐसा कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन, एंड इसको हम लोग इस तरह से मार्क करता है. नाउ इट इज कंपल्सरी कि इट शुड बी अटैच टू 4 ग्रुप्स, एंड कोई भी ग्रुप सिमिलर नहीं हो सकता. मतलब मान लो कि 2 ग्रुप्स भी सिमिलर हो गए तो आप उसको कायरल नहीं कहोगे. कायरल कार्बन के लिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि ऑल द 4 ग्रुप्स हैव टू बी डिफरेंट. ओके, दे कैन नॉट बी, कोई भी 2 या कोई भी 3 ये सेम नहीं हो सकते. नाउ दिस कार्बन एटम, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, एंड इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है, इस तरह के कंपाउंड्स, ये जो लाइट होती है उसको ये रोटेट करता है ना. ये जब लाइट को रोटेट करते तो इन कंपाउंड्स को भी हम लोग नाम देता है कायरल कंपाउंड्स. ओके, नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कायरल कंपाउंड्स, वो अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले ये जो कार्बन एटम होता है, ये बिकॉज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज टेट्राहेड्रल. ओके, ना टेट्राहेड्रल है तो इसका शेप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि बेसिकली इट वुड बी 2 ग्रुप्स जो है वो एक ही प्लेन में होंगे कार्बन एटम के साथ. सो अ कार्बन एटम एंड 2 ग्रुप्स वुड बी इन 1 सिंगल प्लेन. तीसरा जो एटम होगा वो इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा. ओके, बाहर की तरफ होगा तो ये मतलब आपकी तरफ होगा, ये ऊपर आ रहा होगा. तो ये जो आपकी तरफ आने वाला एटम होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं ये इस तरह से, वेज से. ये इस तरह से आप दिखाते हो. सो लेट्स से दिस इज डी. ओके, एंड चौथा जो ग्रुप होता है वो पीछे की तरफ होता है, मतलब इस प्लेन के पीछे की तरफ होता है. अब पीछे की तरफ होगा तो आप इसको ऐसे दिखाओगे डैश से. सो ये रिप्रेजेंट्स group is behind the plane, and this represents group is in front. Yeah. Okay, यहां पे जो सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये सारे बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्रीज, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, तो क्लोज टू 109.5 डिग्रीज होते हैं. ओके, नाउ जब आप इस कंपाउंड का एक मिरर इमेज देते हो, सो मिरर इमेज देते हो मतलब लेट्स से यू हैव अ कंपाउंड, ओके, विच इज अ कायरल कंपाउंड. तो मान लो ये A, ये B, ओके, ये C, एंड मान लो ये ऐसा है D. अब जब आप इसका मिरर इमेज देते हो तो मिरर इमेज देने पे आपको और एक कंपाउंड मिल जाएगा. मतलब उसका मिरर इमेज कैसा होगा, सो ये कार्बन एटम है, ये C होगा, ठीक है, ये B होगा, ये A होगा, एंड ये आपका D होगा. नाउ आप जब इस कंपाउंड को इमेजिन करो कि ये कंपाउंड है, आपने इसका एक मिरर इमेज दिया हुआ है. मिरर इमेज दोगे तो B यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे चला जाएगा, C पीछे वाले साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, D आगे वाले साइड पे वो ऐसे आ जाएगा. अब इन 2 कंपाउंड्स को आप एक दूसरे पे कैसे भी फिट करने की कोशिश करो, वॉट यू वुड रियलाइज इज कि ये दोनों एक दूसरे पे फिट हो ही नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट फिट हो ही नहीं पाएगा. तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि A एग्जैक्टली A पे फिट हुआ है,
डी एग्जैक्टली डी पे फिट हुआ है, बी एग्जैक्टली बी पे फिट हुआ है एंड सी एग्जैक्टली सी पे फिट हुआ है। आप कैसे भी घुमाओ इनको और कैसे भी एक दूसरे पे फिट करने की कोशिश करो ना, जब एक दूसरे पे ये फिट नहीं हो सकते इनको कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, and because they are mirror images of each other, these are called as non-superimposable mirror images of each other. Now ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है when this is a chiral carbon, when there is a chiral carbon over here, ताकि ये कंपाउंड कायरल हो। कायरल हो मतलब दिस इज अनसिमेट्रिक, मतलब इसमें किसी भी तरह की सिमेट्री ना हो। जैसे आपकी बॉडी है वो सिमेट्रिकल है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है, बट इस कंपाउंड का आप कैसे भी कट करो आपको दो पार्ट्स जो मिलेंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ये अनसिमेट्रिकल जो कंपाउंड है इसके अंदर तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट शुड नॉट हैव पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अगर जो ये तीनों चीजें नहीं है, इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स आर एब्सेंट, इनको हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। अगर जो ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट है तो ऐसे कंपाउंड, ऐसा जो कंपाउंड होगा वो अनसिमेट्रिक होगा। अनसिमेट्रिक होगा तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पे कभी भी एग्जैक्टली फिट नहीं हो पाएगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में इन दोनों मिरर इमेजेस को कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सो ये एंड ये, दीज टू आर नॉट नाउ द सेम कंपाउंड्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज द पोजिशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस इज डिफरेंट। यहां पे जो अरेंजमेंट है एटम्स का और यहां पे जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि सेम होता तो आप एक दूसरे पे फिट कर पाते ना, बट बिकॉज ये सेम नहीं है तो आप एक दूसरे पे फिट नहीं कर पाओगे। आप एक दूसरे पे फिट नहीं कर पाओगे तो ये जो अरेंजमेंट है इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड 1 एंड दिस कंपाउंड 2 दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। एंड ऐसे दो कंपाउंड्स को कहा जाता है इनैंशियोमर्स। एक मिनट, इनैंशियोमर्स, मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी। अच्छा, इनैंशियोमर्स। सो इनैंशियोमर्स आप किनको कहोगे? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कब होता है? जब आपका कंपाउंड जो होता है वो अनसिमेट्रिक होता है। अनसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि ना ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ना ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, इफ सिमेट्री एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट तो मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सो ये दो कंपाउंड्स दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स एंड इन दो कंपाउंड्स को कहा जाता है इनैंशियोमर्स। इन दोनों कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज सेम है। मेल्टिंग पॉइंट इज सेम, बॉइलिंग पॉइंट इज सेम, डेंसिटी इज सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इन दोनों में बस डिफरेंस क्या होता है? 1 and 2 rotate the plane polarized light in opposite directions. In opposite directions in equal amounts. So which means if compound 1 rotates light in plus direction, राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है बाय 20 डिग्रीज, तो ये वाला कंपाउंड उस प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा बाय 20 डिग्रीज। नंबर्स भी सेम होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक अगर जो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है तो दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। इससे फर्क कहां पे पड़ता है? इससे फर्क यहां पे पड़ता है कि मान लो कंपाउंड 1 एंड या कंपाउंड 2 है, ओके,
अगर जो ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे दीज टू आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये लाइट को रोटेट कर सकता है। बट मान लो कि ये किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। मान लो कोई रिएजेंट है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीनिंग क्या होता है? कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट। ओके, तो अगर जो ये 1 and 2 विच आर बेसिकली इनैंशियोमर्स एंड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बोथ विल शो सिमिलर रिएक्शंस। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम इन बोथ केसेस, विल बी सेम with both 1 and 2। सो मान लो 1 का रिएक्शन 1 घंटे में खत्म होता है तो 2 का भी रिएक्शन 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। सो अगर जो आपका रिएजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट आपके ये इनैंशियोमर्स है विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, इनैंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड रिएजेंट अगर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 1 and 2 के साथ सेम ही होगा, मतलब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। बट अगर जो आप इनैंशियोमर्स है एंड आप ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ इनको रिएक्ट करवाते हो, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करवाते हो, तो व्हाट यू वुड फाइंड इज कि 1 and 2 will have different rates of reactions। ऐसा होगा कि मान लो you would find that 1 इसके साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, मान लो 15 मिनट में, एंड 2 जो है वो उसको रिएक्शन करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाएंगे। सो इतना रिएक्टिविटी में फर्क होता है। सो इन दिस केस 1 and 2 have different rates of reactions। ना इसका यूज कहां पे है? जो ग्लूकोज होता है, जो नेचुरली अवेलेबल ग्लूकोज होता है, वो होता है प्लस ग्लूकोज, प्लस डी ग्लूकोज। ये अभी डी को छोड़ दो, इसका कुछ और मीनिंग होता है, बट प्लस मतलब ये लाइट को जो है वो राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है ना। ये वाला जो ग्लूकोज होता है ये बॉडी कंज्यूम कर सकती है, इसको ब्रेक कर सकती है, बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसी से होती है। बट वही अगर जो आप उल्टा दूसरा ग्लूकोज लोगे, माइनस वाला ग्लूकोज लोगे, तो माइनस वाला ग्लूकोज आपकी बॉडी उतने आराम से उसको, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बायो का उतना पता नहीं है, बट वो माइनस वाला ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी उसका कोई ज्यादा यूज नहीं कर पाएगी। सो दैट इज वाई when the reaction is taking place with an optically active reagent, so both enantiomers will react with different rates of reactions। both enantiomers will react in a different way। ठीक है, बट अगर जो आपका रिएजेंट खुद ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों इनैंशियोमर्स जो है वो सेम तरह से ही रिएक्ट करेंगे। दोनों इनैंशियोमर्स है, उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, हमने ऊपर कहा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, यू हैव OH, you have H, let's say you have CH3, CH3, OH, H। Now if you look at this carbon atom, ये chiral carbon है। chiral carbon ये इसलिए है क्योंकि it is attached to 4 different groups, H, OH, CH3 and नीचे ये अलग ग्रुप है ना, बड़ा वाला ग्रुप है, तो ये आपका chiral carbon हुआ। ये कार्बन एटम भी वैसे chiral ही हुआ, it is attached to H, OH, CH3 एंड ऊपर जो ये बड़ा एक ग्रुप अलग ग्रुप है। सो दिस इज योर chiral कार्बन। बट इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड एंड आप यहाँ पे अगर जो एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आप एक प्लेन ऐसे कट करते हो, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि ऊपर वाला सेक्शन एंड नीचे वाला सेक्शन दे आर एग्जैक्टली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इट इज एज गुड एज, आप मान लो मैं यहाँ पे मिरर रख देते हो तो ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज हुआ। तो व्हाट आई विल से इज कि दिस कंपाउंड हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री
एंड बिकॉज इसमें सिमेट्री है दिस कंपाउंड बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड अगर जो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वी डू नॉट कंसिडर इट्स मिरर इमेज, डू नॉट कंसिडर इट्स मिरर इमेज। ओके फाइन। सो आप मिरर इमेज कब कंसिडर करते हो? आप तभी कंसिडर करते हो जब ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जब आपका ओरिजिनल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है तभी आप मिरर इमेज कंसिडर करते हो। बट बिकॉज यहां पे देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज सिमेट्री इन दिस केस, बिकॉज देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके वजह से क्या होगा, इस प्लेन के वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यू डू नॉट कंसिडर इट्स मिरर इमेज, आप उसका मिरर इमेज कंसिडर नहीं करोगे। ओके, सो नाउ आई कैन से दिस, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? उसके अंदर कायरल कार्बन होता है तब, बट इस तरह से कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी सिमेट्री प्रेजेंट इन इट। ओके, अच्छा, मोरेवर आप ये कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते कि ये वेदर लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड पे। जो रोटेशन होता है इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, रोटेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, यू कैनॉट गेस बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स की लाइट कौन से साइड पे रोटेट होगी। फाइन। अच्छा, वन फाइनल थिंग रिगार्डिंग सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मान लो ये एक आपका हाथ है, ठीक है, आप इसका अगर जो मिरर इमेज देते हो, आप सामने मिरर रख देते हो तो आपको ये ऐसा मिरर इमेज मिलेगा, ये साइड, ये दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, यू कैन नॉट डू इट दिस वे क्योंकि ये तो अलग हो गया ना, ये यू कैन सी दैट दिस साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आप अगर जो इसके सामने मिरर रख देते हो तो आपको ऐसा एक मिरर इमेज इसका मिल जाएगा। सो अब ये जो दो मिरर इमेजेस है, आप कैसे भी एक दूसरे पे फिट करने की कोशिश करो, ये एग्जैक्टली फिट हो ही नहीं पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। इसका मिरर इमेज ये ऐसा ही होगा, ये पाम ही आपको मिलेगा। एंड आप ये कैसे भी ये रखने जाओ, ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट हो ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि ये फिंगर एग्जैक्टली इसके साथ फिट हो गई, ये नहीं होगा। तो ये दो जो हाथ है ये हो गए आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, थैंक यू। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक, मतलब मेन पार्ट, एक बेसिक आइडिया क्या होता है, इनैंशियोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फाइन, थैंक यू।